ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गीदम और बालोद में आज चुनावी सभा है और वहीं राहुल गांधी भी जगदलपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे कांग्रेस पार्टी के। तीसरी खबर, लालू यादव की पार्टी आरजेडी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। इधर चौथी खबर, बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं वो जारी करने जा रहे हैं। पांचवी खबर, मार्च में खुदरा महंगाई दर घटी है, 4.85% हुई है। छठी खबर, पहली बार सोना 73,000 प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है और आईपीएल में दिल्ली ने लखनऊ को हराकर आईपीएल में पहली जीत, लखनऊ के खिलाफ जीत दर्ज की। और 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के बाद हम रुख करते हैं उस खबर का जिस पर लगातार आईबीसी 24 की निगाहें बनी हुई हैं, चूंकि एक मासूम इस वक्त खतरे में है। खुले बोरवेल में गिरे मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रीवा में लगातार जारी है। मयंक मासूम बच्चे का नाम बताया जा रहा है और इसको बचाने के लिए कल शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और जब से ये खबर आई तब से आईबीसी 24 पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस खबर को आपके सामने रख रहा है कि कैसे जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। 60 फीट नीचे गहरे बोरवेल में ये मासूम फंसा हुआ है। जेसीबी से बोरवेल के पैरेलल गड्ढा खोदने का काम लगातार जारी है और अब तक जो जानकारी मिली उसमें 35 फीट गड्ढा खोदा जा चुका है, यानी 25 फीट गड्ढा अभी और खोदा जाना है। बच्चे तक ऑक्सीजन हालांकि पहुंचाई जा रही है। कल शाम से ही कलेक्टर और एसपी लगातार मौके पर मौजूद हैं। रीवा के त्योथर में खुले बोरवेल में ये मासूम गिर गया था। लगातार इस तरह की हम खबरें बताते रहते हैं और अपील भी लोगों से करते रहते हैं कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुदवाया गया है जिसमें पानी नहीं निकला, जो सूख चुका है, उस बोरवेल को बंद कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद इस मामले में लापरवाही हर स्तर पर होती है, चाहे प्रशासन जिसे जिम्मेदारी से इन बोरवेलों को बंद करवाना है उनकी बात हो या परिवार के लोग जो इस तरह के काम करते हैं। हम लोग बोरवेल खुदवाने के बाद नहीं करते। आखिरकार इस तरह से एक एक कर कई मासूमों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है और कई बार संकट की स्थिति बनती है। बहरहाल यहाँ पर लेकिन सबकी उम्मीदें इस बात को लेकर हैं कि ऑक्सीजन चूँकि पहुँचाई जा रही है और मासूम मयंक को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो आपको बता दें कि 60 फीट नीचे गहरे में ये मासूम फंसा हुआ है। कोशिश लगातार जारी है और पूरी कोशिश, प्रशासन की टीम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाया जा रहा है और लगातार ये कोशिश भी की जा रही है कि जल्द से जल्द उसे बाहर निकाला जा सके। फिलहाल अधिकारी जो है उन्होंने अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी है कि और कितना समय लगेगा। मयंक इस मासूम का नाम बताया जा रहा है, जिसकी फोटो भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं और हर बार प्रशासन यही दावे करता है कि आइंदा ऐसे हादसे नहीं होंगे। बोरवेल के लिए जो गड्ढे खोदे गए उन्हें समय रहते बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ऐसी खबरें हर साल सामने आती ही रहती है। और एक बार फिर से रीवा से आपको एक खबर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि प्रशासन को कितनी जल्दी यहाँ पर कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है। और इस वक्त मृदुल पांडे हमारे संवाददाता मौजूद हैं मौके पर ही, उनके पास चलते हैं। मृदुल, लगातार हम आपके जरिए दर्शकों तक ये जानकारी और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम से ही लगातार यहाँ पर चल रहा है। 35 फीट की खुदाई हो चुकी है। मृदुल, अभी आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर, जरा दर्शकों को बताइए। जिला प्रशासन का एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम की लगातार टीमें जो है, मैं कैमरा साथी से चाहूंगा कि ये नजारा दिखाएं। और ये जो लगातार रेस्क्यू पिछले 15 घंटे से जारी है और मयंक को बचाने की हर एक वो कोशिश की जा रही है जिससे उसे बचाया जा सके। ऑक्सीजन की सप्लाई बोरवेल में दी जा रही है। बोरवेल का कोई गहराई नहीं अब तक बता पा रहे हैं अधिकारी, क्योंकि बोरवेल जो खुला बोरवेल था उस पे खेत की जो फराली थी, फराली काफी भर गई है, जिसके कारण से कैमरा भी नीचे तक नहीं जा पा रहा है और अब तक उसकी कोई तस्वीर, मयंक की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। लेकिन प्रशासन दावा कर रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई देकर उसे
किसी तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसे गिरे हुए काफी वक्त हो गया है। 15 घंटे तो रेस्क्यू ऑपरेशन में लग चुका है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। 35 फीट बताया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि 35 फीट तक हम पहुंच चुके हैं और इसकी जो गहराई बताई जा रही है तकरीबन 60 से 70 फीट बोरवेल की एक अनुमान है कि 60 से 70 फीट गहराई है। क्योंकि बच्चे के पास कैमरा ना पहुंचने के कारण से पराली इतनी ज्यादा भर गई है, बोरवेल में भरी हुई है कि उस आगे छोड़ते हुए बच्चा अपने वजन से नीचे चला गया है। इस कारण से उसकी तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है। तकरीबन 300 फीट दूरी से स्लोप बनाकर 4 से 5 पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन लगी हुई है लगातार 15 घंटे से कंटिन्यू, और लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। पूरा जिला प्रशासन पूरी रात भर बताया जा रहा है कि 1 मिनट के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक 35 फीट तक ही पहुंच पाए हैं और गहराई चूंकि ज्यादा हो सकती है, इसलिए लगभग 5 से 6 घंटे और का वक्त लग सकता है। जी बिल्कुल मृदुल, इन सब के बीच में ये बोरवेल किसका था, किसका खेत था, और इन सब के बीच और भी कुछ जानकारी, बच्चे के परिजनों से संबंधित और कुछ जानकारी? देखिए, बताया जा रहा है कि ये बोरवेल काफी पुराना है और इसमें कोई पानी नहीं था, लेकिन खुला तौर पर छोड़ दिया गया था और वो दोपहर के वक्त खेत से जा रहा था और पराली के कारण वो बोरवेल ढक गया था। इस कारण से वो गड्ढे को देख नहीं पाया और अचानक उसका पैर उस गड्ढे में पड़ा, बोरवेल में पड़ा और वो सीधे नीचे चला गया। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने जब उसे देखा कि वो खेत में कुछ देर पहले देखा गया, लेकिन अचानक से गायब हो गया। जब परिजन उसे ढूंढे, गांव वाले ढूंढे, तो पाया गया कि बोरवेल में वो गिर गया था। इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई, पुलिस प्रशासन को दी गई और जब मौके पर प्रशासन पहुंचा तो पूरी जिला प्रशासन की टीम कुछ ही देर में पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। लगातार 15 घंटा से जारी है, लेकिन अब तक कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। मृदुल, इन सब के बीच में कौन कौन से अधिकारी अभी भी मौके पर मौजूद है? जैसा कि कलेक्टर, एसपी के बारे में जानकारी थी कि कल शाम से बने हुए थे, और क्या क्या है, क्या और भी किसी उपक्रमों की अब यहाँ पर मदद ली जाएगी क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, या और भी कुछ एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया जाएगा? देखिए, अभी तक मैं बता दूं कि कलेक्टर और एसपी दोनों ही मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि देर शाम से वो यहाँ पे आ गए थे। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन उन्हीं की निगरानी में चल रहा है और क्योंकि बनारस से बुलाई गई थी एनडीआरएफ की टीम, हालांकि वो देर रात पहुंची, तकरीबन 10 बजे के करीब वो टीम पहुंची है और तब से एनडीआरएफ के हवाले ही ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। पहले एसडीआरएफ की टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, अब एनडीआरएफ की टीम के हाथ में है ऑपरेशन पिछले 7-8 घंटों से। लेकिन क्योंकि बोरवेल की गहराई ज्यादा भी हो सकती है और बच्चे का कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि गहराई का अंदाजा और बच्चा किस जगह पे है एग्जैक्ट वो पॉइंट ना मिलने के कारण थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अगर गहराई और बच्चे की लोकेशन मिल जाए तो उस हिसाब से अगर खुदाई की जाए तो हो सकता है जल्दी सफलता मिल पाएगी, लेकिन कैमरे की निगरानी से, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कैमरे से निगरानी में लिया गया है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बोरवेल में लगातार जारी है, लेकिन सिर्फ बच्चे की लोकेशन ना मिलने के कारण थोड़ी सी चिंता है जो परिजनों को भी है, जिला प्रशासन को भी है और हमें भी है कि बच्चा अभी किस हाल में है। इस बात इन सब के बीच, चूंकि अब मैंने ये सवाल भी पूछा था कि ये खेत है किसका, जो बच्चा गिरा है, क्या ये उसी परिवार का खेत है या किसी दूसरे? क्योंकि आप जिस तरह की तस्वीर बता रहे हैं कि पराली से वो ढक गया था, यानी कि मतलब हर दर्जे की लापरवाही यहाँ पर हुई है। एक तो इस सूखे बोरवेल को भराया नहीं गया और ऊपर से यहाँ पर पराली ऊपर डाल दी गई, ये और भी खतरनाक स्थिति बन गई थी। देखिए, खेत जिनका है उनका नाम अब तक हमारे पास तक नहीं आ पाया, लेकिन ये खेत उनका नहीं है जिनका बच्चा खेत से गिरा, बोरवेल में गिरा हुआ है। मयंक खेत में गया हुआ था, वहां से पगडंडी का रास्ता था, पगडंडी के रास्ते के ठीक किनारे में ही बोरवेल था और उसका पैर उस पे पड़ गया और वो बोरवेल में जाकर गिर गया। ठीक है, आप नजर बना के रखिए मृदुल, आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन 35 फीट की करीब खुदाई हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, चुनौती इस बात को लेकर कि कितनी गहराई पर मयंक फंसा हुआ है इस बोरवेल में, ये अब तक पता नहीं चल पाया, इसलिए क्योंकि पराली थी वो काफ़ी अंदर गिरी हुई है।
कैमरे अगर अंदर भेजे भी जा रहे हैं तो उसमें ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है। हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार की जा रही है और कोशिशें ये हैं कि जल्द से जल्द खुदाई का काम हो सके और बच्चे तक पहुंचकर उससे रेस्क्यू सुरक्षित यहां पर कराया जा सके। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी अगर आपको बताएं तो राहुल गांधी दोपहर 12:30 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 1 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी हैं कवासी लखमा, जिनके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 2:30 बजे दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तो ये आज की बड़ी खबर है और पूरे दिन उनके दौरे को लेकर अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा, जिनके पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी आज नजर आएंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और 12:30 बजे ये वो समय है जब वो जगदलपुर पहुंचेंगे और इसके बाद ठीक 1 बजे उनकी चुनावी सभा शुरू हो जाएगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में ये पहला मौका है जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले चरण में बस्तर में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कवासी लखमा को यहां से कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। इनके सामने महेश कश्यप की चुनौती है और दिलचस्प जंग है, चूंकि एक ही सीट है बस्तर की जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है छत्तीसगढ़ में, लिहाजा सारे दल उस पर फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी हाल ही में यहां पर एक बड़ी रैली की गई थी, उसके बाद अब राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं और यही वजह है कि कल शाम से ही यहां पर सचिन पायलट समेत तमाम आला नेता कांग्रेस पार्टी के तैयारियों में लगे हुए हैं। राहुल गांधी दोपहर 12:30 बजे के आसपास जगदलपुर पहुंचेंगे और उसके बाद 1 बजे चुनावी सभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी यहां से इस रैली के जरिए होगी। ये एक बड़ा चुनावी शंखनाद इसके जरिए कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, क्योंकि काफी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की इन जनसभाओं से रहती है। जगदलपुर की ही बात करें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और वो भी बस्तर जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे दंतेवाड़ा के गीदम में उनकी सभा का कार्यक्रम रखा गया है। दंतेवाड़ा में सभा करने के बाद वो बालोद जाएंगे। बालोद में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे दोपहर 3 बजे और शाम 4:45 बजे के आसपास रायपुर आकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो राजनाथ सिंह बस्तर में रहेंगे, लेकिन बस्तर की दोनों सीट, बस्तर और कांकेर, इन दोनों जगहों पर जनसभाओं का कार्यक्रम है। पहली जगह रहेगी दंतेवाड़ा के गीदम में और उसके बाद लौटेंगे बालोद, जो कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। वहां पर भी वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो कांकेर में कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। इनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग के समर्थन में राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे बालोद में। और वहीं बस्तर की बात करें, बस्तर में जहां कवासी लखमा का मुकाबला महेश कश्यप से है, वहां पर महेश कश्यप के समर्थन में राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे दंतेवाड़ा के गीदम में। तो देखना दिलचस्प होगा, चूंकि शिवांगी हम दिखा रहे हैं कि वक्त वही है। एक तरफ दंतेवाड़ा के गीदम में 1 बजे राजनाथ सिंह होंगे, तो दूसरी तरफ जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी ठीक उसी वक्त पर। तो एक ही वक्त है और दोनों ही जगहों पर कितनी भीड़ जुटती है, इसके बाद भी शक्ति प्रदर्शन और दावों प्रतिदावों का दौर हमको देखने को मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव की तारीख जितनी ज्यादा नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार प्रसार उतनी तेजी से किया जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो कमलनाथ के गढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का छिंदवाड़ा दौरा है। दोपहर 1 बजे पांढुर्णा के मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3 बजे जाम सांवली हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम 4 बजे सौसर के माखोद मंडल में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और 1 बजे पांढुर्णा के मंडी में सभा को वो संबोधित करेंगे और 3 बजे जाम सांवली में हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे सौसर के माखोद मंडल में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि लगातार 2 जनसभाएं उनकी आयोजित की गई है, जिससे संबोधित करते हुए आज अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। तो कोई एक दिन नहीं बीत रहा जिसमें छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई दिग्गज नेता नहीं पहुंच रहा। कल हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे और उसके पहले भी लगातार तमाम दिग्गजों के दौरे यहां पर हो रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं और फोकस यही
कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत किले, जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, पिछले करीब 4 दशकों से अभेद किला ये बना हुआ है, इसको इस बार भेदा जाए। और यही वजह है कि इस रणनीति के तहत तमाम दिग्गज नेताओं को, अपने स्टार प्रचारकों को एक एक कर छिंदवाड़ा भेजा जा रहा है और यहां पर जनसभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं। भोपाल से खबर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज मध्य प्रदेश के दौरे की जानकारी आपको दे दें। अनूपपुर, रीवा, सतना, छतरपुर के दौरे पर आज सीएम रहने वाले हैं, यानी काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। सुबह करीब 11:15 बजे अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ पहुंचेंगे, स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। रोड शो का आयोजन भी यहां पर किया गया है। दोपहर 1:15 बजे रीवा के सिरमौर विधानसभा पहुंचेंगे, सिरमौर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और रोड शो का कार्यक्रम यहां पर भी है। दोपहर 3 बजे सतना के चित्रकूट पहुंचेंगे, चित्रकूट में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और रोड शो यहां पर भी है। और शाम 4:30 बजे छतरपुर की महाराजपुर विधानसभा पहुंचेंगे, स्थानीय कार्यक्रमों और रोड शो का आयोजन यहां पर भी किया गया। तो जगह जगह रोड शो और जनसभाओं का आयोजन आज 4 अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और अब बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की, तो 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम साय। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जाएंगे सीएम। और सुबह 11:10 में बस्तर से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जाएंगे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के अंडी गांव में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे अंडी से भरतपुर गांव जाएंगे और दोपहर 3 बजे भरतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कल मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नर्मदापुरम के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी और पिपरिया में जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्शन सिंह चौधरी को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है, उनके समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया है और इसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 अप्रैल को सागर जाने का भी कार्यक्रम है, यहां से लता वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया गया है, उनके समर्थन में 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर बीजापुर में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जिले के 2 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। मिरतुर और कुटरू थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धारा 500, 188, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने हल्बी भाषा में विवादित टिप्पणी की थी और पुलिस के जवानों को तीर धनुष से मारने भगाने की बात भी उन्होंने यहाँ पर कही थी। दोनों मामलों को लेकर के लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भैरमगढ़ तहसीलदार के आवेदन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो बता दें कि सभा को संबोधित कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, जिस दौरान उन्होंने हल्बी भाषा में पुलिस जवानों को लेकर के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर के बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। पुलिस वाले बोल रहे थे ना पड़े, हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो सारे। पुलिस वाले बोल रहे थे ना पड़े, हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो सारे। तो कवासी लखमा के इसी बड़बोलेपन के अंदाज को सब जानते हैं और इसी वजह से उन्होंने ये जो बयान जो अभी हमने आपको दिखाया है, इसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, चूंकि एफआईआर दर्ज की गई और ये तीसरी एफआईआर होगी, चूंकि 2 एफआईआर ये हुई है और इससे पहले नोट देते हुए उनके खिलाफ भी एक एफआईआर की गई थी। मतदाताओं को नोट देने और प्रलोभन देने का मामला दर्ज किया गया था। बहरहाल इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला आगे लगातार जारी है। मॉर्निंग प्राइम में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोट शुभांगी के साथ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।